स्वतंत्रता के बाद 1947 से लेकर के 1992 तक शिक्षा में बहुत सारी व्यवस्थाएं लागू की गई। सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा को लेकर के काम शुरू हुआ। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग और कोठारी शिक्षा आयोग बैठे। उनकी रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पहली शिक्षा नीति लागू की गई। उसके बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू की गई। यशपाल कमेटी ने भी अपने सुझाव दिए और उनको भी ये जो उनकी सिफारिशों को भी लागू करने का प्रयास किया गया। 1992 के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ। भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो परिवर्तन के पीछे जो अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलनों का प्रभाव था, उनका दबाव था, वहाँ का सहयोग था। तो पहली बार है जो नए कार्यक्रम शुरुआत किए गए अभियान के रूप में। तो इस पार्ट में हम है जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था की उभरती तस्वीर को जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत बड़े बड़े अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम चलाए गए। इन परियोजनाओं के जो मुख्य लक्ष्य इस प्रकार से थे: विद्यालय में सार्वभौमिक नामांकन व ठहराव में वृद्धि करना, यानी स्कूलों में बच्चे का नामांकन कम था, उनका ठहराव भी नहीं था, ड्रॉप आउट ज़्यादा होते थे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। वंचित वर्ग जैसे गर्ल्स है, SC ST है, अल्पसंख्यक है, उनके लिए जो शिक्षा की व्यवस्था करना। शिक्षा के वर्तमान संदर्भ एवं आवश्यकता अनुसार शिक्षा व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना। जो भी शिक्षा का ढांचा उसमें बदलाव किया गया। शिक्षा से संबंधित आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, जैसे कक्षा कक्ष, बाउंड्री वाल, शौचालय, पीने के पानी की सुविधा आदि। शिक्षा में व्याप्त असमानताओं को दूर करना, जैसे ग्रामीण और शहरी या वंचित वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में। इसी तरह शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन व अन्य सुविधाओं का विकास करना। तो ये परियोजनाओं के लक्ष्य थे। इन अभियानों के पीछे अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक पहल थी। 1990 के दशक में वैश्वीकरण का नया दौर शुरू हो रहा था। विश्व में शिक्षा की उपलब्धता पर चिंतन मनन होने लगा, खासकर विकासशील देशों में महिलाओं और हाशिए के समूह में। ऐसी आशंका थी कि हाशिए के समूह को अपनी आजीविका से हाथ धोना पड़ सकता है। प्रभावित लोगों के सुरक्षा कवच के रूप में शिक्षा जरूरी है। ऐसी परिस्थितियों में 1990 में विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संगठन की पहल पर थाईलैंड देश के जोमत्यान शहर में सम्मेलन हुआ। जोमत्यान सम्मेलन में 155 देश और 150 अन्य संगठनों ने भागीदारी की थी। सम्मेलन में बालिका शिक्षा, शिक्षा से वंचित हाशिए के समुदायों पर चिंता जताई गई। उस समय 6 करोड़ बालिकाओं सहित 10 करोड़ से अधिक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी थी। विश्व में 1/3 से भी अधिक, जिनमें 2/3 महिलाएं निरक्षर थी, उनमें ऐसे कौशल व तकनीक ज्ञान नहीं था जिससे वे बेहतर जीवन अवसर पा सके। तो जोमत्यान सम्मेलन में सभी के लिए शिक्षा की घोषणा की गई। जोमत्यान सम्मेलन में एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया, जिसके अंतर्गत निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। सन 2000 तक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति। सन 1990 की तुलना में प्रौढ़ निरक्षरता दर को सन 2000 तक लगभग आधा करना, जिसमें विशेष जोर महिला साक्षरता पर हो। जोमत्यान सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा तक पहुंच से बढ़कर शैक्षणिक जरूरतों और वास्तव में सीखने पर जोर दिया। इस अधिगम में ज्ञान, कौशल, मूल्य एवं अभिवृत्ति का समावेश हो, ताकि शिक्षा लोगों के जीविकोपार्जन और गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायक हो सके। जोमत्यान सम्मेलन की जो उपलब्धियां इस प्रकार से थी, अनेक देशों ने इस सम्मेलन के उद्देश्यों को अपनी नीति में शामिल किया गया। कई देशों ने अपने शैक्षिक विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त की। भारत में भी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कई योजनाएं बनाई और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं व विकसित देशों से वित्तीय व तकनीकी सहायता प्राप्त की और कई कार्यक्रम चलाए गए। जोमत्यान सम्मेलन के बाद एक और सम्मेलन हुआ, जो डकार सम्मेलन 2000 के नाम से जाना जाता है।
जोमत्यान सम्मेलन की शिक्षा की विश्व घोषणा के कार्यों की समीक्षा के लिए एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सेनेगल के डकार नामक शहर में हुआ। समीक्षा में यह पाया कि जोमत्यान के लक्ष्य से विश्व अभी मीलों दूर था। उस समय तक 11 करोड़ बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित थे और 87 करोड़ वयस्क निरक्षर थे। अधिकांश देशों ने प्राथमिक विद्यालयों का जाल फैलाने और नामांकन बढ़ाने पर जोर दिया, किंतु शिक्षण और अधिगम पर कम ध्यान दिया। डकार सम्मेलन के लक्ष्य इस प्रकार से थे। 181 देशों ने मिलकर एक रूपरेखा अपनाई जिसमें निम्न लक्ष्य निर्धारित किए। 1. शिशु देखभाल और शिक्षा का विस्तार। 2. 2015 तक सभी बच्चों, विशेषकर बालिकाओं, अल्पसंख्यकों, हाशिए के समूह के बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो। 3. 2005 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर बालक व बालिका शिक्षा के बीच की विषमताओं और 2015 तक हर स्तर की शिक्षा में जेंडर विषमताओं को दूर करना, ताकि शिक्षा तक पहुंच, अधिगम और उपलब्धि में कोई अंतर नहीं हो। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भारत में जो पहला शिक्षा का जो कार्यक्रम चलाया गया उसका नाम रखा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। DPEP को 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1994 में भारत के 7 राज्यों असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 42 जिलों में प्रारंभ किया। DPEP को आरंभ में ऐसे जिलों में लागू किया जहां महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम थी। ऐसे जिलों में लागू किया जहां संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम प्रभावी ढंग से संपन्न किया। साक्षरता अभियान के कारण ही लोगों में प्राथमिक शिक्षा के प्रति जागरूकता और मांग बढ़ी। DPEP का 1996-97 में अन्य राज्यों में विस्तार किया। इसका तीसरा चरण 2002 में संपन्न हुआ। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के नियोजन की चक्रीय प्रक्रिया में निम्नानुसार फैक्टर या घटक थे। सबसे पहला इसमें विकेंद्रीकृत प्रबंधन था, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और विद्यालय स्तर पर। सामाजिक समता के रूप में सभी वर्गों को इसमें शामिल किया गया। इनकी कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं काफ़ी फ्लेक्सिबल थी, आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती थी। और सबसे बड़ा गुण जो घटक था वह था सामुदायिक सहभागिता, जिसमें जो अभिभावकों का, जनप्रतिनिधियों का और समाज के अन्य सदस्यों का जो सहभागी होना जरूरी था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से थे। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना, विद्यालय में बालक बालिकाओं का अधिकतम नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और शिक्षण संस्थाओं और शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करना। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार से थे। 1. सभी बालक बालिकाओं को औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा देना। 2. बालक बालिकाओं तथा समाज के वंचित वर्ग के बीच नामांकन, ठहराव तथा उपलब्धि के क्षेत्र में अंतर 5% तक कम करना। 3. बालक बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने की दर को 10% से कम करना। 4. बालक बालिकाओं के उपलब्धि स्तर में 25% तक वृद्धि करना। 5. प्रभावी प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों का सबलीकरण करना। 6. प्राथमिक शिक्षा के सभी क्षेत्रों में समाज की भागीदारी सुनिश्चित करना। 7. बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षण विधा को लागू करना। 8. पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक संबलन की प्रभावी व्यवस्था करना। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न आयाम इस प्रकार से हैं। 1. जिला स्तरीय योजना। हर जिला अपनी ज़रूरतों को पहचान कर विशिष्ट योजनाएं बनाएंगे जो उस जिले की समस्याओं के समाधान के लिए होगी। इसके लिए पहले संबंधित जिलों का विधिवत अध्ययन किया गया, जिला स्तरीय योजनाओं को जोड़कर राज्य स्तरीय योजनाएं बनी और इनकी समीक्षा एक केंद्रीय दल द्वारा की गई। दूसरा, वित्तीय प्रबंधन। इस योजना के लिए भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक से प्राप्त
कम ब्याज दर पर ऋण एवं विभिन्न देशों से प्राप्त अनुदान राज्य स्तरीय समितियों को दिया जाता। 1994 से 2002 तक विश्व बैंक से 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2286 करोड़ रुपये ऋण लिया था। योजना के लिए 15% हिस्सा राज्य सरकार का होता था। राज्यों से अपेक्षा थी कि वे शिक्षा पर अपने सामान्य खर्च पूर्ववत जारी रखेंगे। इस योजना के प्रथम चरण हेतु 430.52 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जो प्रति जिला औसत राशि लगभग 40 करोड़ रुपये थी। साला सुधार कार्यक्रम के मद का है जो 24% भवन निर्माण में खर्च किया गया, 6% प्रबंधन पर था और 70% मद राशि गुणात्मक सुधार और प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों के लिए थी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का तीसरा आयाम है सामुदायिक भागीदारी। विद्यालय प्रबंध समिति जो नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करने के लिए होती थी, भवन निर्माण समिति जो भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, मरम्मत, शौचालय, पीने के पानी आदि का प्रबंधन करती थी। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से बाल मेले, कला जत्थे, महिला बैठकों आदि का आयोजन किया गया। समीक्षा में पाया कि छात्रों के अभिभावकों की भागीदारी सीमित ही रही, क्योंकि समितियों में अधिकांश सदस्य प्रधानाध्यापक द्वारा मनोनीत थे। क्रियान्वयन का ढांचा, इसमें राज्य स्तर पर पंजीकृत समिति का गठन किया गया। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में परियोजना समिति बनी, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी सदस्य थे। विकास खंड व संकुल स्तर पर स्रोत केंद्र बनाए गए, जहां शिक्षकों को प्रशिक्षण, मासिक बैठकें आदि होती थी। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या विषय विशेषज्ञों, स्वयंसेवी संगठन के लोगों तथा शिक्षकों की भागीदारी से नई पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण सामग्री बनी। इससे देश भर में बाल केंद्रित शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षा और आनंददायी शिक्षा का विचार फैला। छठा है प्रशिक्षण। उद्देश्य था बाल केंद्रित अध्यापन कला अपनाने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करना एवं अध्यापकों का व्यक्तित्व विकास करना, ताकि विद्यार्थियों के साथ मित्र व पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा सके। अनुभव साझा करने व आगे की योजना बनाने हेतु बैठकों का आयोजन करे। शिक्षकों के अतिरिक्त संकुल संदर्भ केंद्र के सहयोगियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायकों तथा एसएमसी व भवन निर्माण समिति के सदस्यों को भी प्रशिक्षण दिया गया। राजस्थान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीपी किस प्रकार लागू किया गया था। विश्व बैंक, भारत सरकार व राज्य सरकार की सहभागिता से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्थान में 2 अक्टूबर 1999 को किया गया। प्रथम चरण 1999 से 2004 में अलवर, भीलवाड़ा, झालावाड़, झुंझुनू, कोटा, नागौर, सिरोही, श्री गंगानगर, टोंक और सीकर, इन 10 जिलों का चयन किया गया। दूसरे चरण में 2000 से 2005 में भरतपुर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इन 9 जिलों का चयन किया गया। राज्य में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। इसके 2 अंग बनाए गए। शासी परिषद यानी नीतिगत निर्णय व समीक्षा का कार्य करती, निष्पादक समिति योजना बनाना व क्रियान्वयन का कार्य करेगी। जिला स्तर पर भी यही 2 अंग बनाए गए, एक शासी परिषद और दूसरी निष्पादक समिति। राज्य व जिला स्तर की दोनों समितियों में स्वयंसेवी संस्था, शिक्षाविद तथा जनप्रतिनिधियों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। पंचायत समिति स्तर पर शिक्षकों के सशक्तिकरण व प्रशिक्षण हेतु खंड संदर्भ केंद्र की व्यवस्था की गई। प्रभावी परिवीक्षण व सम्मेलन हेतु प्रत्येक 8 किलोमीटर के दायरे में एक संकुल संदर्भ केंद्र स्थापित किया, जिसमें 10 से 15 तक विद्यालय रखे गए। गांव का विद्यालय सबसे छोटी इकाई माना गया, जिसमें एसएमसी का गठन किया गया। विद्यालय में नामांकन, ठहराव एवं गुणात्मक शिक्षा प्रबंध तथा निर्माण कार्य एसएमसी के मुख्य कार्य निर्धारित किए गए। डीपीपी के तहत शैक्षिक गतिविधियां। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता सुधार के लिए विशिष्ट प्रयास किए गए। नवीन पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया। कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा की गई। उसके आधार पर यह सिफारिश की गई कि पाठ्यपुस्तकों में
अद्यतन ज्ञान का समावेश, नवीन आंकड़े व नवीन जीवन मूल्यों व अभ्यास कार्य को अधिक स्थान दिया जाना चाहिए। विषय वस्तु की रोचक ढंग से प्रस्तुति तथा यशपाल समिति की रिपोर्ट के अनुसार बस्ती का बोझ कम हो, इसके आधार पर पंचायती राज प्रतिनिधि, समाज के विभिन्न वर्ग, स्वयंसेवी संस्थाएं, अध्यापक, विद्यार्थी आदि के विचारों को ध्यान में रखते हुए 2001 में SIERT द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के लिए जनसम्मत पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया। नवीन पाठ्यपुस्तकों का निर्माण, नए पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिए पुस्तक लेखकों, समीक्षकों व कलाकारों की एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसके बाद SIERT द्वारा कक्षा 1 व 2 के लिए आनंद पोथी नाम की पुस्तक तैयार की। TLM कार्यपुस्तिका का विकास, प्रत्येक शिक्षक को 500 रुपये का TLM अनुदान उपलब्ध कराया जाता था। उन्हें ज़रूरत के मुताबिक स्थायी व अस्थायी TLM का निर्माण करना होता था। इसके लिए कार्यशालाओं के माध्यम से शिवम नामक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें TLM निर्माण के बारे में जानकारी दी गई। भारत में DPP कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार से रही हैं। 1,60,000 नए विद्यालय खोले गए, जिसमें 84,000 वैकल्पिक शिक्षण केंद्र थे। वैकल्पिक शिक्षण केंद्रों पर 35 लाख विद्यार्थी शिक्षार्जन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त ब्रिज कोर्स द्वारा 2 लाख अतिरिक्त विद्यार्थियों को शिक्षा दी गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 52,758 विद्यालय भवनों, 58,604 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 16,619 संसाधन केंद्र, 29,307 मरम्मत के कार्य, 64,500 भराणु शौचालय एवं 24,909 पीने के पानी की सुविधाएं जैसे हैंडपंप आदि का निर्माण किया गया। प्रथम चरण के राज्यों में सकल नामांकन अनुपात 95% तक रहा। शेष चरणों में भी यह अनुपात 85% से ज़्यादा ही रहा। बालिकाओं के नामांकन में प्रथम चरण के जिलों में 49% तक बढ़ा। विशेष योग्यजनों का नामांकन 4,20,203 रहा, जो कि 76% नामांकन था। 1,77,000 शिक्षकों, जिनमें पैरा शिक्षक व शिक्षाकर्मी सम्मिलित थे, को नियुक्ति दी गई। ब्लॉक स्तर पर शैक्षणिक संबल व प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए 3,380 ब्लॉक स्तरीय संदर्भ केंद्र व 29,725 क्लस्टर स्तरीय संदर्भ केंद्र बनाए गए।